दोस्तों, आज हम जानेंगे अधिवक्ता अधिनियम 1961 एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर होती है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की अपनी पृथक मांगे हैं, लेकिन भारतीय संसद ने वकीलों से संबंधित एक अधिनियम बनाया है जिसे अधिवक्ता अधिनियम 1961 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। क्या है अधिवक्ता अधिनियम 1961? इसके बारे में हम जानते हैं। यह अधिनियम भारतीय विधि व्यवसायों के लिए बनाया गया है। यह भारतीय वकीलों के लिए एक संपूर्ण संहिताबद्ध विधि है जो समस्त भारत के वकीलों का निर्धारण करता है। यह अधिनियम वकीलों के पंजीकरण से लेकर अधिवक्ता प्रैक्टिस सर्टिफिकेट निरस्तीकरण और अपील तक के से संबंध में नियम प्रस्तुत करता है। इस अधिनियम में 60 धाराओं और कई उपधाराओं के अंतर्गत वकीलों के अधिकार तय किए गए हैं। एवं कुछ कर्तव्य भी वकीलों पर अधिरोपित किए गए हैं तथा कुछ प्रावधान आम जनता को भी वकीलों के विरुद्ध कार्रवाई अधिकार कानून प्रदान किया गया है। यह समस्त अधिनियम भारतीय अधिनियम संविधान के अंतर्गत बनाया गया है जो आम आदमी जनमानस से लेकर अधिवक्ता दायित्वों का निर्वहन के प्रयास कर रहा है। हम जानते हैं कि अधिवक्ता कौन है। अधिवक्ता अधिनियम की धारा 2(1) के अंतर्गत किसी नियमावली में दर्ज अधिवक्ता को अधिवक्ता माना जाता है। किसी राज्य की राज्य विधिक परिषद में दर्ज नाम होने पर व्यक्ति को अधिवक्ता माना जाएगा। राज्य विधिक परिषद में नाम दर्ज होने के लिए कुछ अर्हताएं भी रखी गई है, जिसमें कुछ विशेष निम्न है। अधिवक्ता की धारा अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत अर्हताओं में व्यक्ति भारत का नागरिक हो, कोई विदेशी तब भी अधिवक्ता अधिनियम में अपना नाम दर्ज करवाने के योग्य होगा जब विदेशी के देश में भारत के नागरिक को विधि व्यवसाय करने का अधिकार होगा। उसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, वही विधिक व्यवसाय कर सकता है। उसने भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विश्वविद्यालय से विधि की उपाधि अर्जित की हो। वह व्यक्ति सभी शर्तें पूरी करता हो जो राज्य विधिक परिषद ने अधिवक्ता के लिए बनाए नियमों में विनिर्दिष्ट की हो। अधिवक्ता के लिए निरर्हता व्यक्ति नैतिक अधमता से संबंधित अपराध के लिए सिद्ध दोष नहीं ठहराया जा सकता है। व्यक्ति छुआछूत से संबंधित किसी भी आपराधिक कानून से सिद्ध दोष नहीं ठहराया गया हो। व्यक्ति किसी नैतिक अधमता के आरोप में किसी राज्य में सरकारी पद से पदच्युत न किया गया हो। भारतीय विधिक परिषद अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 4 के अंतर्गत भारतीय विधिक परिषद का गठन किया गया है। यह धारा बहुत महत्वपूर्ण धारा है जो समस्त भारत में अधिवक्ताओं के निगमन के लिए एक परिषद का गठन करती है। इस परिषद में अपने अधिकार एवं शक्तियाँ हैं। भारतीय विधिक परिषद के अंतर्गत अनुशासन समिति भी बनाई गई है जो एक न्यायालय की संपूर्ण शक्तियाँ रखती है, जैसे किसी व्यक्ति को समन करना, उससे हाजिर कराना एवं शपथ पर उसकी परीक्षा कराना, किसी दस्तावेज को पेश करने की अपेक्षा करना, शपथ पत्र पर सबूत लेना, ये सब कार्य जो है इसमें दिया हुआ है। किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभियोग की प्रतिलिपि प्राप्त करने की अपेक्षा करना। भारतीय विधिक परिषद के अंतर्गत ही समस्त भारत के राज्य क्षेत्रों के लिए राज्य विधिक परिषद का गठन किया गया है। भारतीय विधिक परिषद के सदस्य अधिनियम की धारा 4 सदस्यों की वर्णन करती है। धारा के अंतर्गत निम्न लोगों को विधिक परिषद का सदस्य बनाया गया है। भारत का महान्यायवादी पदेन होता है। भारत का महासॉलिसिटर पदेन होता है। प्रत्येक राज्य विधिक परिषद के सदस्यों में भी निर्वाचित सदस्य होते हैं। राज्य विधिक परिषद अधिनियम की धारा 3 राज्य विधिक परिषदों का गठन करती है। यह धारा भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों का उल्लेख करती है। जिन राज्यों में
विधिक परिषद का गठन किया जाएगा वह परिषद अधिवक्ता की सूची मेंटेन करती है तथा नवीन अधिवक्ता का नामांकन करती है। यह अपने रजिस्टर के माध्यम से अधिवक्ता नामांकन का रखरखाव करती है। इसे परिषद से संबंधित नियम बनाने की शक्तियां प्राप्त है। अनुशासन समितियां, अधिनियम के अंतर्गत ही अनुशासन समिति का गठन किया गया है। यह समिति वकीलों की निगरानी का भी कार्य करती है। जो भी व्यक्ति इस समितियों को वकीलों की शिकायत कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय में वकीलों में निम्न दुराचार को शिकायत योग्य माना गया है। बिना उचित प्रमाण पत्र के विधिक व्यवसाय करना, नंबर 1। नंबर 2, न्यायालय में बिना उचित कारण अनुपस्थित होना और प्रकरण को स्थापित करना। नंबर 3, मामले के विषय में मुवक्किल के निर्देश के बिना कार्रवाई करना। 4, कूट रचित शपथ पत्र अथवा दस्तावेज प्रस्तुत करना और शपथ अधिनियम 1969 में दिए गए वैधानिक कर्तव्य की अवहेलना करना। AIR 1985 सुप्रीम कोर्ट 287 पेज पर है। अधिवक्ता द्वारा बार बार न्यायालय की अवमानना करना, न्यायाधीशों से संबंधित के संबंधों की जानकारी देकर मुवक्किल से राशि वसूल करना, न्यास भंग करना, अपने मुवक्किल को नुकसान पहुंचाने का कृत्य करना, विधिक व्यवसाय के साथ अन्य व्यवसाय करना, मामले से संबंधित प्रॉपर्टी का क्रय करना, लीगल एवं प्रकरणों में फीस की मांग करना, मामलों से संबंधित सच्चाई को छुपाना, वकालतनामा प्रस्तुत करते से पूर्व तय की गई फीस के अतिरिक्त फीस की मांग करना और न्यायालय के आदेश पर प्राप्त रकम में शेयर की मांग करना, लोकपद का दुरुपयोग करना। ये तमाम दिए गए हैं। मुवक्किल से न्यायालय में जमा करने हेतु प्राप्त रकम जमा न करना, रिकॉर्ड एवं साक्ष्य को बिगाड़ना एवं साक्ष्य को जो है तोड़ना, मुवक्किल द्वारा अपनी केस फाइल वापस मांगने पर फाइल वापस न करना और फीस की मांग करना। सुप्रीम कोर्ट 2001 मनीषा नोट पेज 183 में सुप्रीम कोर्ट में कहा गया, अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 24 के अंतर्गत अपात्र व्यक्ति द्वारा विधिक व्यवसाय करना। AIR 1997 सुप्रीम कोर्ट पेज संख्या 864। अपील, अनुशासन समिति के निर्णय को भारतीय विधिक परिषद में अपील किया जा सकता है। राज्य विधिक परिषद की समिति के निर्णय से आहत व्यक्ति भारतीय विधिक परिषद को निर्णय की संसूचना के 7 दिन के भीतर अपील कर सकता है। भारतीय विधिक परिषद के निर्णय से व्यथित व्यक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय में संसूचना से 60 दिन के भीतर अपील कर सकता है। कोई अन्य व्यक्ति विधिक व्यवसाय नहीं कर सकता है। अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत केवल अधिवक्ता ही विधिक व्यवसाय करने के हकदार होंगे। अधिवक्ता से कोई अन्य व्यक्ति विधिक व्यवसाय नहीं कर सकता है। अधिवक्ता भारत में किसी भी न्यायालय, प्राधिकरण या व्यक्ति के समक्ष प्रैक्टिस कर सकता है जो साक्ष्य देने का अधिकार रखता है। कोई व्यक्ति अधिवक्ता नहीं हो सकता है, नहीं है तो वह न्यायालय के आदेश पर केवल खुद के मामले में पैरवी कर सकता है, परंतु विधिक व्यवसाय नहीं कर सकता है। यह भी जानना महत्वपूर्ण है। अधिवक्ता न्यायालय की महत्वपूर्ण कड़ी है और वह न्यायतंत्र के महत्वपूर्ण भागीदार रखता है। यदि उसे भारत की न्यायपालिका का हिस्सा भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि वह एक व्यवस्थित और गहन विधान के हर कोई व्यक्ति न्यायालय की कार्रवाई संचालित नहीं कर सकता है। इस कार्य को प्रोफेशनल ढंग से करने के लिए इस कार्य को संबंधित मामलों में पूरी तरह से निपुण होना चाहिए। तो आज के वीडियो में आशा करते हैं कि आपको अधिवक्ता अधिनियम 1961 के बारे में हमने
संक्षिप्त जानकारी दिया है। आप इस जानकारी से काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको। तो आशा करते हैं इस प्रकार का वीडियो हमारे चैनल पर देखने के लिए इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।